तो देखो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने कवर करने हैं टोटल 2 टॉपिक्स, एक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस और एक बिजनेस रिस्क्स। नोट्स में चाहूँगा आप साथ साथ बनाओ क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने शॉर्ट में प्रिसाइसली डिफाइन करा है। सारी आपके लिए यूजफुल चीज़ें इसमें कवर कर दी हैं। इसके बाद एनसीईआरटी रीड करना सब क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले कवर कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स। देखो, ऑब्जेक्टिव्स में एनसीईआरटी में डिफरेंशिएट करके नहीं दिया हुआ, एनसीईआरटी में बस पॉइंट्स दे दिए गए हैं, बट जब आप अलग से अच्छे से डिफरेंशिएट करके लिखोगे तो बहुत सही रहेगा। ऑब्जेक्टिव्स में मेनली 2 तरीके के ऑब्जेक्टिव्स मैंने डिवाइड करा, एक तरफ इकोनॉमिक, दूसरी तरफ सोशल। देखो, सोशल इज ऑल अबाउट सोसाइटी और इकोनॉमिक में हम सिर्फ और सिर्फ पैसे के बारे में बात करने वाले हैं, मनी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक को ही कवर करते हैं। इकोनॉमिक में क्या है, देखो 4 ऑब्जेक्टिव्स बताए गए कि एक बिजनेस के 4 इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव अर्निंग प्रॉफिट। अब आपसे सवाल है ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव देखो, सबसे पहले क्या है कि कोई भी बिजनेस इंसान करता है तो उसका कुछ ना कुछ एक पर्पस होता है, एक गोल होता है, एक एम होता है कि उसको कहाँ जाना है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव्स। अब ऑब्जेक्टिव्स में पैसे से रिलेटेड बिजनेस किस लिए करा जाता है, टू अर्न प्रॉफिट्स। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो बिजनेस सोशल वेलफेयर के लिए कर रहा है। तो सबसे पहला पर्पस ही बिजनेस का क्या होता है, पैसा कमाना। तो पहला ऑब्जेक्टिव भी क्या होगा, अर्न प्रॉफिट्स। अब प्रॉफिट ज्यादा हो कम हो दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर साइज ऑफ द बिजनेस, बट ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि पहला अर्निंग प्रॉफिट्स। दूसरा क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स। देखो, कुछ कंपनी सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग पे फोकस करती है, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के माइंड में ये रहता है कि हमें एक अपनी गुडविल भी बनानी है, हमें एक अपनी रिस्पेक्ट भी बनानी है, हमें एक अपने कस्टमर्स भी बना के चलने हैं। क्योंकि एक बार आपके कस्टमर्स अगर वेल सेटल्ड हो गए, आपके दुकान पे आने की, आपके ऑर्गेनाइजेशन पे आने की उन्हें हैबिट हो गई, तो आपका काम अपने आप ही अच्छा चलेगा। सेल्स मैक्सिमाइजेशन भी कोई चीज़ होती है, अगर सेल्स बढ़ेंगी तो प्रॉफिट अपने आप बढ़ेगा। तो दूसरी चीज़ क्या होती है, क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स। थर्ड थिंग इज इनोवेशन। नाउ व्हाट इज इनोवेशन। इनोवेशन गाइज आज के टाइम में बहुत इसेंशियल है। क्यों इसेंशियल है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, जो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, वो बहुत तेज़ी से बदल रहा है। आप देख रहे हो रोज़ कुछ ना कुछ नया डेवलपमेंट आ रहा है, रोज़ आपके सेलफोन्स में, आपकी टेक्नोलॉजी में, फैशन में, ट्रेंड्स में कितना कुछ नया आ रहा है। अब इस चेंजिंग ट्रेंड में जो बदलाव नहीं करेगा वो पीछे रह जाएगा। हम लोग देखते हैं कि आज के टाइम में हम लोगों को खुद नई चीज़ें अच्छी लगती है कि नया क्या है। हम लोग खुद मैनुअली या फिजिकल क्लासेस में पढ़ाते पढ़ाते अब यूट्यूब तक पहुंच गए, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो ऑनलाइन में भी हम आए तो ये भी एक इनोवेशन ही है। तो हर चीज़ किस में आ जाती है, कोई भी काम हो उसमें इनोवेशन बहुत नेसेसरी है। सिमिलरली बिजनेस में भी एक ऑब्जेक्टिव होता है इनोवेशन, कि आप कुछ ना कुछ नया लेके आओ तो आपका बिजनेस अच्छे से ग्रो होगा। फोर्थ इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो, बिजनेस में हम लोग पैसा कमाते हैं, वो किसको यूज करके कमाते हैं, रिसोर्सेज को। अब अगर आपके रिसोर्सेज का वेस्टेज होगा तो आप उतना पैसा नहीं कमा पाओगे जितना आप कमा सकते हो। वो कैसे सर, देखो अगर रिसोर्स आपके वेस्ट होंगे तो आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो ये भी ध्यान में रखना है कि रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज हो, रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइजिंग हो तो कॉस्ट कम रहेगा, कॉस्ट कम रहेगा तो प्रॉफिट अपने आप ज़्यादा रहेगा। तो ये 4 इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपको अच्छे से याद करके चलने हैं। अब हम आगे बढ़ जाते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। देखो, हमने अभी पढ़ा इकोनॉमिक में कि बिजनेस में सारा काम रिसोर्सेज के थ्रू होता है। अब ये जो रिसोर्सेज हैं ये कौन प्रोवाइड कर रहा है हमें, सोसाइटी। सारे रिसोर्सेज हमें एक सोसाइटी से मिलते हैं, हमारे एनवायरनमेंट से मिलते हैं। तो हमें इस एनवायरनमेंट के टुवर्ड्स भी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अब क्या ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखने हैं, सबसे पहला फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का मतलब क्या होता है गाइस, कि हम बिजनेस करेंगे लेकिन बहुत फेयरली करेंगे। कुछ भी हम गलत एडवर्टीजमेंट्स या गलत प्रोडक्ट्स हम मार्केट में सप्लाई नहीं करेंगे। आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि जो ट्रेड होगा वो बहुत फेयर होगा, वो बहुत ऑनेस्टी के साथ करा जाएगा। सेकंड इज गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। आपके जो प्रोडक्ट्स होने चाहिए वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। देखो, ये गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स और क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स भी आपस में इंटरलिंक्ड है। कैसे, अगर आपके प्रोडक्ट्स अच्छी क्वालिटी के होंगे तो कस्टमर्स आपके पास दोबारा आएंगे, अगर अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं होंगे तो कस्टमर दोबारा क्यों आएगा। तो आपका दूसरा ऑब्जेक्टिव सोशल में ये आता है कि आप योर प्रोडक्ट शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी। तीसरा क्या आता है, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखो, आप बिजनेस करो, काम को बढ़ाओ, जब ग्रोथ होगी तो आपको किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो। एम्प्लॉयमेंट जनरेट किस तरीके से होगा, जब आप ग्रोथ करोगे तो आपके नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ेंगे, तो आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट करके चलें। फिर आता है वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज। अब जो आपने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करी उसमें जो एम्प्लॉयज लगाए
उनके वेलफेयर का भी ध्यान रखें, फोकस करें कि वो भी ठीक से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। वेलफेयर ऑफ सोसाइटी किस तरीके से सर, कि जो भी काम करो वो इस तरीके से करो कि सोसाइटी को हार्म ना हो। जैसे कि आप किसी भी तरीके का कोई पॉल्यूशन मत करो, आप कोई भी गलत प्रैक्टिस मत अपनाओ, आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर सब कुछ डिटेल में बताओ कि किस तरीके से यूज़ करना है, सारे इंस्ट्रक्शंस दो, सोसाइटी को अच्छे से आफ्टर सेल सर्विसेज वगैरह दो। तो ये सब सोसाइटी के वेलफेयर के लिए होता है। इवन आपके बिजनेस के ग्रोथ में भी ये मदद करता है। इसके बाद आता है प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। गाइज ये एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये एनवायरमेंट है। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट का क्या मतलब होता है? प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट में ये है कि आप जो भी आपके मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन हैं वो मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन पॉल्यूशन फ्री होने चाहिए। पॉल्यूशन फ्री से क्या मतलब है कि आपने प्रोडक्शन तो करा, ग्रोथ तो करी, लेकिन हार्म कर दिया किसको? पूरे एनवायरनमेंट को। तो ये गलत है। आपके जो भी मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन हो वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके चले, ये भी आपका एक मकसद होना चाहिए, ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए। तो ये थे गाइस टोटल बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स मैंने डिफाइन करे। आप ऐसे डिफरेंशिएट करके अच्छे से लिख के आओगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इन नोट्स को साथ साथ बना के चलना या लास्ट में आप स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं बिजनेस रिस्क की तरफ। देखो कोई भी बिजनेस होगा उसमें रिस्क अनडाउटेडली होगा ही होगा। ऐसा कोई बिजनेस एग्जिस्ट नहीं करता जिसके अंदर रिस्क ना हो। और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि ग्रेटर द रिस्क ग्रेटर द रिवॉर्ड। आप जितना ज़्यादा रिस्क लेते चले जाओगे उतना ज़्यादा रिवॉर्ड बढ़ेगा, उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। अब रिस्क है क्या, सबसे पहले यही जान लेते हैं। रिस्क है द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स। इनएडिक्वेट यानी कि नॉर्मल से ज़्यादा या नॉर्मल से कम। इनएडिक्वेट प्रॉफिट भी हो सकता है, इनएडिक्वेट लॉस भी हो सकता है। ड्यू टू, कारण क्या है? अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटीज का मतलब होता है कि जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, अनएक्सपेक्टेड हो गया, या फिर अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। इवेंट्स कुछ भी हैपनिंग हो सकती है, फ्लड आ सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है, या मार्केट कंडीशंस चेंज हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें वो हैं जिनको आप मिनिमाइज कर सकते हो लेकिन एलिमिनेट नहीं कर सकते कंप्लीटली। आपके हाथ में तो नहीं है ना कि फैशन में क्या होगा। हाँ, आप फैशन के अकॉर्डिंग अगर नॉलेज रखोगे तो आपका रिस्क कम जरूर हो जाएगा लेकिन टोटली एलिमिनेट नहीं होगा। अगर एलिमिनेट होता तो फिर इतनी बड़ी बड़ी नोकिया जैसी, सैमसंग जैसी कंपनीज की सेल कम क्यों होती? ये लोग हमेशा बढ़ के चलते। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज डाउनफॉल में आती हैं क्यों? क्योंकि हर बिजनेस में रिस्क होगा। अब सर रिस्क कितने तरीके का हो सकता है? देखो मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया कि दो तरीके का हो सकता है। एक होता है स्पेकुलेटिव, एक होता है प्योर। अब स्पेकुलेटिव में क्या है? स्पेकुलेटिव ये मेनली किसमें चेंजेस की वजह से होता है? मार्केट कंडीशंस की वजह से। मार्केट कंडीशंस जैसे कि डिमांड में चेंज हो गया, फैशन में चेंज हो गया, नई टेक्नोलॉजी आ गई। इस केस में आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, आपको लॉस भी हो सकता है। कि फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी चीज़ ट्रेंड में आ गई जिसमें आप एक्सपर्ट हो, जिसपे आप बहुत फेमस हो, तो आपको बहुत बड़ा मेजर फायदा होने वाला है। अब कोई ऐसी चीज़ ट्रेंड में आ गई जो आपको करना ही नहीं आता, तो आपको लॉस होने वाला है। तो यानी स्पेकुलेटिव में आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, आपको लॉस भी हो सकता है। लेकिन प्योर क्या होता है? प्योर में होता है इट अराइजेस ड्यू टू फायर, आग लगना, थेफ्ट चोरी होना, या वर्कर का स्ट्राइक पे जाना। मेनली ये तीन कारण होते हैं। इसके अंदर गाइस फायदा नहीं होता, या तो लॉस होगा या लॉस नहीं होगा। अब आप खुद देखो कि अगर आग लगती है, लॉस बाय फायर है, तो इन दैट केस बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन अगर आग नहीं लगती तो उसमें फ़ायदा क्या है? जो नॉर्मल चल रहा था वो चल ही रहा है। अगर आग लग जाती है तो नुकसान है, आग नहीं लगती तो कोई नुकसान नहीं है। तो इसमें गेन की पॉसिबिलिटी नहीं होती, ईदर लॉस और नो लॉस। आई होप आपको क्लियर हुआ। अब हम इनके नेचर के बारे में पढ़ते हैं कि रिस्क है क्या। सबसे पहली चीज़ मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। रिस्क जितने भी हैं वो अनसर्टेनिटीज की वजह से होते हैं। मार्केट कंडीशंस में चेंजेस क्या हो जाएं, कब हो जाएं, कोई भी इसके बारे में नहीं जानता। बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स, कोई समझ ही नहीं सकता। बड़ी बड़ी कंपनीज में पूरी टीम्स होती हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं जो ये चीज़ पूरी कोशिश करते हैं समझने की, बट स्टिल बहुत ही मुश्किल है, इतना आसान नहीं है मार्केट कंडीशंस को समझ पाना। अब अगर आगे बढ़ूंगा इस तो दूसरा पॉइंट आता है इसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। ये भी मैंने डिस्कस करा कि कोई भी बिजनेस हो रिस्क उसका इसेंशियल पार्ट होगा ही होगा। कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जिसमें रिस्क ना हो, तो रिस्क होना कंपलसरी है, होगा ही होगा। और अगर रिस्क ज़्यादा है तो फिर रिवॉर्ड भी तो ज़्यादा है। ये भी तो समझो कि रिस्क ज़्यादा ज़रूर है बट जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा रिवॉर्ड। थर्ड आता है डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स मेनली ऑन नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। अब जो डिग्री है कि मतलब ज़्यादा होगा रिस्क या कम होगा,
वो आपके बिजनेस पे डिपेंड करता है। आप खुद सोचोगे अगर आप लार्ज स्केल काम करोगे तो रिस्क भी ज़्यादा होगा, एक मीडियम काम करोगे तो रिस्क भी मीडियम लेवल का होगा, और स्मॉल स्केल का काम करोगे तो रिस्क भी स्मॉल होगा। लास्ट पॉइंट क्या है? प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क टेकिंग। जो भी आप रिस्क लोगे उसका फायदा क्या है? प्रॉफिट, प्रॉफिट, पैसा। दुनिया भर का पैसा कमाओगे बिजनेस में, जितना ज़्यादा रिस्क उतना पैसा कमाते चले जाओगे, ध्यान रखो। नेक्स्ट क्या है? कॉजेज। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से करके चलना, एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। किस वजह से रिस्क होते हैं, क्यों आते हैं रिस्क बिजनेस में? तो 4 कारण है इसके। सबसे पहला नेचुरल, जिसपे किसी का कंट्रोल ही नहीं है। नेचुरल कैलेमिटीज़ जैसे कि वही अर्थक्वेक, फ्लड्स, आप उसको बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते, आप कभी आइडिया नहीं लगा सकते कि इसमें क्या हो जाए, उसकी वजह से बहुत नुकसान होता है बिजनेस में, तो वो सब नेचुरल कॉजेज में आ जाता है। इसके बाद आता है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में मेनली गाइज वही पैसे से संबंधित, यानी कोई कंपटीशन, इंक्रीज इन कंपटीशन, कोई नया कॉम्पिटिटर आ गया, जैसे कि नोकिया को सैमसंग ने कम्पीट करा तो उसको पता भी नहीं चला कब नोकिया की मार्केट इतनी गिर गई। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हुई, अब जीएसटी आया, तो जीएसटी के आने से काफ़ी कुछ चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे बिजनेस में रिस्क आए हैं, बहुत सारे बिजनेस में डाउनफॉल हुआ है, बहुत सारे बिजनेस को फ़ायदा हुआ है। इसके बाद टेक्नोलॉजी में कोई बदलाव होता है या फैशन में चेंज होता है, तो ये सब इकोनॉमिक में आ जाता है। इसके बाद हम ह्यूमन पढ़ते हैं। ह्यूमन में क्या है कि हमारे इंसान की वजह से, कि आपके वर्कर स्ट्राइक पे चले गए, नुकसान हो गया, पावर फेलियर हो गया, या फिर एम्प्लॉयज़ की केयरलेसनेस है कि उसने अच्छे से काम नहीं करा, या फिर इलेक्ट्रिसिटी में कुछ स्विच खुला छोड़ दिया जिस वजह से आग लग गई, तो ये सब ह्यूमन कॉजेज। इसके बाद लास्ट होता है गाइस अदर। अदर में क्या बच जाता है कि जो तीनों में नहीं कवर हो रहे, सब बचे हुए हैं, वो सब अदर में आ जाते हैं। जैसे एक्सचेंज रेट्स चेंज हो गए, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल कंडीशंस कंट्री की ठीक नहीं है, वो सब अदर में आ जाता है। तो मेनली 4 कॉजेज हैं, नेचुरल, इकोनॉमिक, अदर और ह्यूमन। तो गाइज आज के लिए इतना ही। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना।